हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड आर्ट स्टडी पॉइंट। दोस्तों, मैं आज से 11th क्लास की व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें हम पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है मांग का सिद्धांत। ठीक है, हम इसमें पहला जो चैप्टर करने वाले हैं वो है मांग का सिद्धांत। इसे चालू करने से पहले दोस्तों, हमें इसमें एक वर्ड का मीनिंग हमेशा पता होना चाहिए कि मांग होती क्या है। तो मांग को हम इंग्लिश में कहते हैं डिमांड। दोस्तों, मांग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिमांड। मांग दोस्तों क्या होती है? जब भी हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, जैसे कि मुझे ये इस मार्कर की ज़रूरत है, तो ये मार्कर को मैं मार्केट में ख़रीदने जाऊंगा, तो मुझे इस वस्तु की क्या है? इस वस्तु की मांग है, क्योंकि मुझे इसे क्या क्या करना है? मुझे इसे वाइट बोर्ड पे लिखना है। इसीलिए मुझे इस वस्तु की क्या है? मांग है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक्स की भाषा में मांग कहा जाता है। चलिए तो दोस्तों, हम इसकी परिभाषा अपने एक बार नोट्स में देख लेते हैं। इसमें है दोस्तों मांग का अर्थ। एक निश्चित समय, निश्चित कीमत तथा निश्चित मात्रा पर जब कोई उपभोक्ता वस्तु खरीदने के लिए तैयार होता है तथा खरीदी गई वस्तु मांग कहलाती है। इसमें दोस्तों एक तो निश्चित समय होना चाहिए और उस वस्तु की निश्चित कोई कीमत होनी चाहिए तथा वो जो उपभोक्ता है वो कितनी मात्रा में उस वस्तु को खरीद रहा है ये भी हमें पता होना चाहिए तथा उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदने के लिए क्या होना चाहिए? तैयार होना चाहिए। और खरीदी गई वस्तु मांग कहलाती है। दोस्तों, हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए, जो वस्तु वो खरीदने के लिए तैयार है, पर उस वस्तु को जब वो खरीद लेता है तब वो उसकी मांग बनती है। अब आते हैं हम दोस्तों अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है मांग का नियम, यानी लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता क्या है? दोस्तों, लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो सिर्फ प्राइस पे बेस्ड होता है, यानी कि किसी वस्तु के प्राइस पे बेस्ड होता है। जैसे कि इस मार्कर की का मूल्य जो है, मार्केट प्राइस है, वो है 25 रुपीज़। अगर मैं इस मार्कर को 25 रुपीज़ में ख़रीदता हूँ इस समय, अगर कुछ दिन बाद इसका प्राइस बढ़ जाए, जैसे कि इसका प्राइस हो जाए 25 से 30 रुपीज़, तो मैं इसकी मांग क्या कर दूंगा? मैं इसकी मांग कम कर दूंगा। अगर इसी मार्कर की प्राइस कम हो जाए, यानी 25 से कम होकर 20 हो जाए, तो मैं इस मार्कर की मांग में क्या कर दूंगा? डिमांड में वृद्धि कर दूंगा। जैसे कि अगर जैसे इस मार्कर के प्राइस में इंक्रीजमेंट आती, मतलब कि इंक्रीज हो गए प्राइस, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी दोस्तों? इसकी डिमांड हो जाएगी कम। अगर इसके ही प्राइस में कमी आती है, तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी दोस्तों? इंक्रीज हो जाएगी। ये कहता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। तो चलो दोस्तों, इसकी भी एक बार डेफिनेशन हम अपने नोट्स में देख लेते हैं। मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड। अन्य बातें समान रहने पर। दोस्तों, यहाँ पर अन्य बातों से मतलब है कि जो उपभोक्ता की आय है या कोई ऐसा इफेक्ट जो मांग पे प्रभाव डाल सकता है, खाली जो वस्तु की कीमत है उसे छोड़कर, जैसे उपभोक्ता की आय हो गई, इसे वो एकदम समान रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये जो 5 वर्ड हैं, ये दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। यदि वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाएगी। यानी दोस्तों, अगर उसके प्राइस क्या हुए, प्राइस अगर कम हो गए, तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है यानी मांग है, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसके विपरीत यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में कमी हो जाती है। यानी अगर उसके प्राइस क्या हुए, इंक्रीज़ हुए, तो मांग क्या हो जाएगी? उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी नियम में दोस्तों। और जो मांग का नियम है, इसमें क्या होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। यानी दोस्तों, अगर बताया जाए कि अगर प्राइस में अगर प्राइस उसके बढ़ेंगे तो उसकी मांग क्या होगी? क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। यानी दोस्तों, एक बढ़ रहा है तो दूसरी क्या हो रही है? दूसरी कम हो रही है। अब हम दोस्तों इसे एक उदाहरण की सहायता से भी समझते हैं। जैसे कि किसी वस्तु की कीमत और किसी वस्तु की मांग। जैसे कि उस वस्तु की पहली कीमत थी 10 रुपये, फिर हुई 20 रुपये, फिर हुई 30 रुपये, फिर हुई 40 रुपये, फिर हुई 50 रुपये। यानी जो दोस्तों वस्तु की कीमत है वो लगातार क्या हुई? इंक्रीज होती चली गई। पहले 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, बढ़ती चली गई। तो जो हमारे मांग के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि जब वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, यानी वस्तु की कीमत इंक्रीज होती है, तो उसकी मांग में क्या हो जाती है? तो उसकी मांग में कमी आ जाती है। जैसे कि 10 रुपये की कीमत पे हम 50 मांग करते थे किसी वस्तु की, फिर हमने उसे घटाकर 40, 30, 20 और 10 कर दी। यानी दोस्तों, हमने उस वस्तु की मांग में क्या कर दी? धीरे धीरे जैसे उसके प्राइस बढ़ने चालू हुए, हमने उसकी मांग में कमी करनी चालू हो गई।
चालू कर दी। अब दोस्तों हम इसे एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। ये दोस्तों होता है हमारा एक्स अक्ष, और ये होता है 0, और ये होता है हमारा वाई अक्ष। अब हम दोस्तों इसे समझने की इसे डायग्राम से समझते हैं कि होता क्या है। दोस्तों जो इसके वाई अक्ष है, वाई अक्ष कहलाएगा हमारी कीमत, और जो हमारा ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को पे आएगा हमारी मांग। हमेशा दोस्तों इकोनॉमिक्स में जो डायग्राम बनेंगे उस पे हमेशा वाई अक्ष पे कीमत और एक्स अक्ष पे मांग आएगी। अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50 है, ऐसे ही हम यहाँ पर कर लेते हैं 10, 20, 30, 40 और ये 50, और यहाँ पर भी 1, 10, 20, 30, 40 और ये 50। और दोस्तों यहाँ पर 0 ऑलरेडी है ही। अब देखो कीमत कितनी थी 10 रुपये, तो उसकी मांग कितनी थी 50 रुपये। अब कीमत कहाँ पर है 10 रुपये, और उसकी मांग क्या हो गई, मांग है उसकी 50 यूनिट की। अब दोस्तों सेकंड पे आते हैं कि कीमत है हमारी 20 रुपये और मांग कितनी हो गई हमारी 40 रुपये, 40 यूनिट। तो हम इसका भी खींच लेते हैं। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जब हमारी कीमत कितनी थी 30 रुपये और मांग कितनी हो गई 30। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, जो है कीमत थी हमारी 40 रुपये और मांग कितनी हो गई 20 यूनिट की। अब इसके बाद आता है जब हमारी कीमत सबसे अधिकतम यानी हो गई 50 रुपये और उसकी मांग कितनी बची खाली 10 यूनिट की। जब कीमत 50 रुपये हो गई तो उसकी मांग क्या हो गई 10 यूनिट की। अब देखो दोस्तों आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा कि ये धीरे धीरे कैसे है नीचे की ओर जा रहा है, ये मतलब डाउनवर्ड है, मतलब ये दाईं तरफ झुका हुआ है, दाईं तरफ नीचे की ओर झुका हुआ है। जय आप इसे रूल लॉ ऑफ डिमांड को ऐसे ग्राफ की सहायता से दिखा सकते हो। जैसे कि कीमत, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कीमत अगर इंक्रीज होगी, इंक्रीज हुई अगर कीमत, तो मांग क्या हो जाएगी, मांग आपकी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही इसमें है जैसे जो मैंने आपको बनाकर दिखाया। अब दोस्तों है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है मांग तालिका। मांग तालिका दोस्तों होता क्या है, मांग तालिका वह तालिका होती है जो एक व्यक्ति की मांग को दर्शाती है, जो उसने भिन्न भिन्न कीमतों पर, जैसे कि ये मार्कर है, ये मार्कर को मैंने 20 रुपये की कीमत पे कितना खरीदा था, 25 रुपये की कीमत पे कितना खरीदा था और 30 रुपये की कीमत पे कितना खरीदा था, उनका सबका जोड़ करके। जैसे कि 20 रुपये कीमत पे ये मार्कर मैंने खरीदे थे 5 यूनिट, और 25 रुपये की कीमत पे ये मार्कर खरीदे थे 4 यूनिट, और 30 रुपये की कीमत पे ये मार्कर मैंने खरीदा खाली एक यूनिट। तो ये टोटल जो हमारा टोटल कितनी यूनिट खरीदी मैंने 10 यूनिट। इस मार्कर की मैंने कितनी यूनिट खरीदे 10 यूनिट। यही होती है दोस्तों मांग तालिका, किसी एक व्यक्ति की मांग को जो उसने भिन्न भिन्न कीमतों पर की हो उसका कुल योग मांग तालिका कहलाता है। अब दोस्तों यहीं पे हम समझते हैं कि बाजार मांग तालिका क्या होती है। बाजार मांग तालिका वह तालिका होती है जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों की मांग को भिन्न भिन्न कीमतों पर जो उन्होंने मांग करी हो उसे दर्शाए। यानी कि एक्स व्यक्ति था कोई, उसने 5 रुपये की कीमत पर, 10 रुपये की कीमत पे और 20 रुपये की कीमत पे कितनी कितनी मांग करी। जैसे 5 रुपये की कीमत पे उसने 10 यूनिट खरीदी, 20 रुपये की कीमत पे उसने 7 यूनिट खरीदी, और 10 रुपये की कीमत पे 7 यूनिट खरीदी, और 20 रुपये की कीमत पे खाली 3 यूनिट खरीदी। अब कोई वाई व्यक्ति था, उसी ने 5 रुपये की कीमत पे उसकी 7 यूनिट खरीदी, और 10 रुपये की कीमत पे उसने 3 यूनिट खरीदी, और जो 20 रुपये की कीमत है उसमें खाली उसने 1 यूनिट खरीदी। जब हम एक्स और वाई दोनों को प्लस कर देंगे, जैसे कि 5 रुपये की कीमत पे एक ने 10 खरीदी, एक ने 7 खरीदी, तो कितनी हो गई, होगी 17 यानी 17। और 10 रुपये की कीमत पर 7 यूनिट खरीदी और फिर 3 यूनिट खरीदी, तो ये कितनी होगी टोटल 10 यूनिट्स। अब 20 रुपये की कीमत पे कितनी, एक ने खरीदी 3 यूनिट और एक ने खरीदी 1 यूनिट, तो ये कितनी होगी 4। जब हम दोस्तों इन दोनों की मांग को एक ही तालिका में दिखा दें, ये जैसे कि ये तालिका है, इन दोनों की मांग को ये तालिका दिखा रही है, कंबाइंड करके जब हम दिखा देते हैं, यानी कुल योग, उन दोनों की मांग का कुल योग जब हम दिखा दें यहाँ पर, उसे ही कहते हैं दोस्तों बाजार मांग तालिका। अब हम इसे एक बार नोट से भी समझ लेते हैं पढ़ के। पहला है दोस्तों मांग तालिका, यानी मांग तालिका वह तालिका होती है जो एक व्यक्ति की मांग को दर्शाती है
कि उस व्यक्ति ने भिन्न भिन्न कीमतों पर उस वस्तु की कितनी मांग की है। दोस्तों, इस मांग तालिका में केवल एक ही व्यक्ति होगा जिसकी मांग को हम दर्शाएंगे कि उसने भिन्न भिन्न कीमतों पर कितनी मांग करी है। और फिर आता है दोस्तों हमारा बाजार मांग तालिका। बाजार मांग तालिका वह तालिका होती है जो एक से अधिक व्यक्तियों को, यानी एक से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की मांग का कुल योग होती है। यानी कुल योग का मतलब होता है दोस्तों उन दोनों की मांग का कुल जोड़ होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मांग वक्र। मांग वक्र दोस्तों वो वक्र होता है जिसमें एक व्यक्ति की मांग को दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति ने कितनी मांग करी है, और एक ग्राफ की सहायता से दिखाया जाता है, ना कि तालिका की सहायता से। हम ग्राफ की सहायता से दिखाएंगे कि उसने 10 यूनिट पे, अगर उसने 10 रुपये की उस पर 50 यूनिट की मांग करी हो, तो हम यहाँ पर दिखाएंगे उसने इतनी मांग करी है। ठीक है, इसे ही कहते हैं मांग वक्र। और दोस्तों बाजार मांग वक्र क्या होता है? बाजार मांग वक्र में बस वो जो व्यक्ति होता है वो बढ़ जाता है, वो एक नहीं बचता, क्योंकि बाजार में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो उसी वस्तु की मांग कर रहे होंगे। तो इसे ही कहते हैं बाजार मांग तालिका। इसमें दो व्यक्तियों की मांग को दिखाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर ग्राफ है, जैसे कि 10 रुपये की कीमत पे एक व्यक्ति करता है 20 यूनिट की मांग और एक व्यक्ति करता है 30 यूनिट की मांग। तो दोनों की मांग उसकी कहाँ पर है? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर है। तो इसे ही दिखाना क्या कहलाया जाता है? बाजार मांग वक्र। और इसे हम एक बार अपने नोट्स में डेफिनेशन के साथ समझ लेते हैं। मांग वक्र वह वक्र होता है जो एक व्यक्ति की मांग तालिका का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण होता है। यानी दोस्तों जो वो मांग तालिका होती है, मांग तालिका को जो ग्राफ पर दिखाया जाए, यानी किसी व्यक्ति की मांग को अगर ग्राफ पर दिखाया जाए उसे ही कहते हैं मांग वक्र। और दोस्तों फिर आता है बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र वह वक्र होता है जो एक से अधिक व्यक्तियों की मांग तालिका का कुल योग होता है, जिसका ग्राफीय प्रस्तुतिकरण होता है। यानी दोस्तों उनका जो दोनों व्यक्तियों ने कितनी कितनी मांग की थी उसे ग्राफ पर ही दिखाना क्या कहलाया जाता है? बाजार मांग वक्र कहलाया जाता है। दोस्तों अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है मांग के नियम के अपवाद यानी एक्सेप्शंस। कि जहाँ पर मांग का लॉ फॉलो ही नहीं होता। यानी क्या कहा गया था मांग के लॉ में? कि अगर प्राइस इंक्रीज होंगे तो उसकी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी? हमारी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। पर इन वाले जो भी ये सारा जो भी अपवाद हैं, यानी इसमें अगर हमारे प्राइस इंक्रीज होंगे यानी प्राइस बढ़ेंगे तो मांग में कोई भी आपको वो नहीं देखने को मिलेगा। डिक्रीज मांग कभी नहीं होगी, उसमें मांग क्या होगी? या तो बढ़ेगी या उतनी ही बनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम इसके पहले पॉइंट पे चलते हैं। इसका दोस्तों हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है विलासिता वस्तु यानी लग्जरी गुड्स। लग्जरी आइटम्स दोस्तों आपने तो बहुत सुने होंगे, जैसे कि लग्जरी कार होती है, लग्जरी आपको जैसे हीरे जवाहरात मिल जाएंगे, लग्जरी कार, लग्जरी हीरे जवाहरात। और दोस्तों अगर आपको आप देखोगे कि अगर लग्जरी कोई कार है उसकी प्राइस में अगर इंक्रीजमेंट आती है तो उसकी जो डिमांड होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। क्योंकि जो ये दोस्तों ये जो वस्तु होती हैं ये ज़्यादातर इनका उपयोग अमीर वर्ग के लोग करते हैं, और अमीर वर्ग के लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए इन वस्तुओं का यूज़ करते हैं। अगर आप एक अमीर वर्ग के लोग हैं तो आप यही कोशिश करेंगे कि आपके पास एक ऐसा आइटम हो जो कि आपको स्टेटस दे। स्टेटस यानी अगर आपको महंगी कार होगी तो वो आपको एक स्टेटस देगी कि अगर आपने जैसे उसके प्राइस इतने ज़्यादा हैं तो वो आपको डिमांड को भी वो बढ़ा देगी। ये लग्जरी लोगों के फैशन की चीज़ें होती हैं, इन्हें कहते हैं विलासिता वस्तु। जैसे हीरे हो गए, जवाहरात हो गए, महंगी कारें हो गई, ये होती है। चलिए हम इसे भी एक बार अपने नोट्स में देख लेते हैं। यह दोस्तों विलासिता वस्तु वह वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग केवल अमीर वर्ग के लोग करते हैं, जैसे हीरे, लग्जरी कार आदि। यदि इनकी कीमतों में कमी आती है तो इनकी मांग में भी कमी आती है। इसके विपरीत यदि इनकी कीमतों में वृद्धि होती है तो इनकी मांग में भी दोस्तों क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। क्योंकि ये दोस्तों अमीर वर्ग का ही यूज़ के लिए होती हैं। इसीलिए अगर दोस्तों अमीर वर्ग अपनी स्टेटस को दिखाने के लिए हमेशा महंगी महंगी चीज़ों का ही क्रिया करते हैं यानी खरीदते हैं। हमारे इसका नेक्स्ट पॉइंट है गिफन वस्तु। गिफन वस्तु यानी निम्न कोटि वस्तु। निम्न कोटि वस्तु एक ऐसी वस्तु जो कि हमारे स्टेटस से बाहर हो चुकी है, जिस पे हम कुछ खरीदेंगे। जैसे कि अब चलन में आ चुके हैं टच फ़ोन, यानी स्क्रीन टच फ़ोन आ चुके हैं चलन में। तो अब कोई ज़्यादातर लोग जो हैं वो कीपैड फ़ोनों को भुलाते जा रहे हैं, यानी कीपैड जो फ़ोन थे उनसे दूर होते जा रहे हैं।
यही होती है दोस्तों हमारी निम्न कोटि यानी गिफन वस्तु। जैसे कि अब दोस्तों हमारे पास एक कीपैड फ़ोन है, अगर हम उस कीपैड फ़ोन को, अगर हमारी इनकम क्या हो गई, इनकम में अगर हमारी इंक्रीजमेंट आई, तो हम क्या करेंगे, जो डिमांड होती है वो भी इंक्रीज़ कर देंगे। तो हम जो पहले अपना ये वाला कीपैड का फ़ोन चला रहे थे, अब हम उसकी जगह क्या खरीदेंगे, न्यू ब्रांड स्मार्टफोन जो कि टच स्क्रीन का होगा, ठीक है, वो वाला हम यहाँ पर अपना फ़ोन खरीदेंगे। तो यही होती है जो दोस्तों निम्न कोटि वस्तु यानी गिफन वस्तुएं जो चलन से बिल्कुल बाहर हो चुकी हैं। अगर हम ये वो उपभोक्ता इनका यूज़ करते हैं जिनकी आय बहुत कम होती है। अगर हमारी आय में वृद्धि हो जाएगी तो हम उसे ना खरीद के हम दूसरी चीज़ पर चले जाएंगे, यानी मूव कर जाएंगे हम दूसरी वस्तु पर जो कि हमारे स्टैंडर्ड को थोड़ा अच्छा सा या बेहतरीन बना दे। चलिए हम दोस्तों इसे भी एक बार अपने नोट्स में से देख लेते हैं। गिफन वस्तु यानी निम्न कोटि वस्तु। गिफन वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो फैशन से बाहर हो चुकी हैं। यदि किसी उपभोक्ता की आय बहुत कम होती है तो वह इनका उपभोग करता है। यदि उसकी आय में वृद्धि होती है तो वह इनकी मांग में कमी कर देता है। यानी अगर दोस्तों जिसकी आय कम होगी वो इन वस्तुओं का उपभोग करेगा। अगर उसकी आय में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी होगी यानी बढ़ेगी तो वो इन वस्तुओं का जो यूज़ है वो कम कर देगा, यानी इन वस्तुओं की जो मांग है उसमें कमी कर देगा। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मूल्य के बारे में भावी संभावनाएं। यानी दोस्तों अगर हमें मूल्य के बारे में, भविष्य में अगर मूल्य बढ़ने वाले हैं तो उसके बारे में भावी संभावना है कि हमें अभी पता चल जाए भविष्य के मूल्य बढ़ने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आपने बहुत बार देखा होगा कि जब पेट्रोल के प्राइस अनाउंस होते हैं तो वो पहले ही बता देते हैं कि कल से मूल्य इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सुबह 6 बजे से पहले हम उस पेट्रोल को खरीदने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज पेट्रोल अगर हमारा 80 रुपये लीटर है और वो कल इंक्रीज़ होके 85 हो जाएगा, 85 रुपये लीटर, तो हम कोशिश करेंगे कि 6 बजे यानी कल सुबह 6 बजे से पहले हम जो हमारी जो टंकी है वो हम अपनी जो हमारी टंकी है वो हम अपनी टंकी फुल करवा लें। यानी अगर हमारी 5 लीटर की टंकी है तो हम उसे पहले ही फुल करवा लेंगे कि कल से क्या होगे, प्राइस हमारे इंक्रीज़ होने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि अभी ही हम उस वस्तु की मांग करने लग जाएंगे जबकि हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपकी टंकी में 2 लीटर पेट्रोल ऑलरेडी है तो आप ट्रैवल कल का भी कर सकते हो, इतना है। पर आप क्या देख रहे हो कि कल इसके 5 रुपये बढ़ने वाले हैं, यानी प्राइस इंक्रीज़ होने वाले हैं 5 रुपये से। तो हम क्या करेंगे कि आज ही जाकर पेट्रोल भरवा लेंगे। यही होती है दोस्तों भावी संभावनाएं, यानी कि जो कीमत है वो बढ़ने वाली है हमें पहले ही पता चल जाए तो हम उसकी मांग क्या कर देंगे, अभी से ही बढ़ानी चालू कर देंगे। मूल्य के बारे में भावी संभावनाएं। यदि किसी वस्तु की कीमत निरंतर बढ़ रही है तो लोग सोचते हैं कि इसकी कीमत और बढ़ेगी, जिसके चलते वह वर्तमान में ही वस्तु का क्रय कर लेते हैं, यानी वस्तु को खरीद लेते हैं। अगर किसी वस्तु की कीमत निरंतर बढ़ रही है या हमें कल से ही पता चल जाए कि उस वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो हम उस वस्तु का आज ही क्रय कर लेते हैं, यानी आज ही उसकी मांग में वृद्धि कर देते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान का अभाव। ज्ञान का अभाव मतलब कि हमें उस वस्तु के प्राइस के बारे में कोई पता ही नहीं है। जैसे कि हम अगर मार्केट में जाएं कोई ऐसी वस्तु खरीदने जिसके बारे में हमें ज्ञान ही ना हो। जैसे कि हम खरीदने गए हैं, एक बाइक खरीदने गए हैं जिसके बारे में हमें कोई ज्ञान है ही नहीं। अगर हमने उसे सेलर से डायरेक्ट यूँ कहा कि हमें एक बाइक दिखा दो जो कि एक मस्त क्वालिटी की हो और हमें चलाने में उसे वो हमारे आरामदायक भी हो, तो उसे वो हमें 80,000 की बाइक दिखा देगा और हम अगर उस पर सेटिस्फाई हुए तो हम उसे आराम से खरीद लेंगे। पर दोस्तों अगर हम अगर उस कंपनी की बाइक ना खरीद के अगर हम उसके बारे में मार्केट के बारे में पूरा पता करके जाते हैं, उस बाइक की मार्केट के बारे में पूरा पता करके जाते थे, तो शायद हमें 70,000 तक यानी 70,000 तक भी ऐसी बाइक मिल जाती जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें ज्ञान का अभाव था, यानी हमें उसकी चीज़ के बारे में कोई पता ही नहीं था, इसीलिए हमने 10,000 महंगी कोई वस्तु खरीद ली और जबकि वो हमारी 70,000 में भी हो जाती। ये दोस्तों ज़्यादातर हमारे साथ होता रहता है, ये हमारे साथ होता है एडवर्टाइजमेंट की वजह से। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत अच्छे एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं और हम उन्हें देखकर उस वस्तु को खरीद लेते हैं, जबकि उनसे भी अच्छी वस्तुएं जो मार्केट में अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करती हैं, वो उनकी और भी अच्छी वस्तुएं उनकी भी नीचे प्राइस पे हमें मिल सकती हैं, फिर भी हम उनका क्रिया नहीं करते क्योंकि हमें उसका कोई ज्ञान ही नहीं होता। तो चलिए हम दोस्तों इसे एक बार और नोट से समझ लेते हैं। ज्ञान का अभाव। यह नियम
यह सोचकर बनाया गया था कि उपभोक्ता को वस्तु के बारे में पूरी जानकारी है, मगर वह विज्ञापन को देखकर वस्तु का क्रिया कर लेते हैं, जबकि उसकी प्रतिस्थापन वस्तु का मूल्य उस वस्तु से कम होता है। प्रतिस्थापन वस्तु यानी दोस्तों उसके जैसी बिल्कुल सेम वस्तु, जैसे कि चाय और कॉफ़ी हो गई। जैसे कि अगर चाय का मूल्य कम है, फिर भी लोग एडवर्टाइजमेंट देके कॉफ़ी को ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनिवार्य वस्तु। अनिवार्य वस्तु यानी दोस्तों वह वस्तुएं होती हैं जो हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें जीने के लिए पानी की, खाने की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है हमें। अगर हम देखेंगे कि अगर पानी के प्राइस में इंक्रीजमेंट होगी तो हम उसकी मांग ज़्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। इसीलिए जो अगर हम उसकी डिमांड होगी वो भी ज़्यादा कम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जैसे ही प्राइस उसके बढ़ेंगे तो हमें डिमांड भी क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं, पर हम ज़्यादा कम उसकी डिमांड नहीं कर सकते। ये इसीलिए दोस्तों ये उसके मांग का नियम के अपवाद है। हम इसे भी एक बार नोट से समझ लेते हैं। अनिवार्य वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोग करके व्यक्ति जीवित रहता है, जैसे पानी, भोजन आदि। वह उनकी मात्रा में ज़्यादा कमी नहीं कर सकता। यानी दोस्तों अगर उसकी प्राइस जो है, प्राइस में अगर इंक्रीजमेंट होती है तो जो हम उसकी डिमांड होते हैं वो ज़्यादा कम नहीं कर सकते। मतलब हम थोड़ी बहुत कम कर सकते हैं, पर हम उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पानी और भोजन हमारे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सट्टेबाजी वाले माल। सट्टेबाजी वाले माल का मतलब दोस्तों यहाँ पे सट्टे से नहीं है, यहाँ पे कंपनी के शेयर से है। शेयर्स यानी दोस्तों अगर हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, यानी मैंने रिलायंस कंपनी के शेयर हैं 100 रुपये के, मान लीजिए उसके शेयर्स हैं 100 रुपये के। अगर इन फ्यूचर वो बढ़ने लग जाएं यानी 120 के हो जाएं, तो मैं उस शेयर को खरीदना बेहतर पसंद करूँगा कि सिवाय उन शेयर के जो पहले थे। जैसे कि उसकी इंक्रीज़ हुए 100 से लेके 120 के हो गए उसके प्राइस, तो मैं कब खरीद लूँगा उन शेयरों को, जब उसके प्राइस 120 हो जाएं, ना कि तब खरीदूँगा जब उसके प्राइस 100 रहें। इसीलिए दोस्तों इसमें कहा जाता है जैसे कि उसके अगर प्राइस में अगर इंक्रीजमेंट आती है, किसी शेयर के प्राइस में अगर इंक्रीजमेंट आती है तो उस शेयर की डिमांड क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। अगर उसके प्राइस में डिक्रीजमेंट आती है तो उस शेयर की डिमांड भी क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाती है। यही होती है दोस्तों सट्टेबाजी वाले माल, ना कि दोस्तों वैसे सट्टा लगाना जैसे कि नॉर्मली होता है। इसमें सीधा शेयर मार्केट से इसका संबंध है। चलिए दोस्तों इसे भी हम एक बार नोट से समझ लेते हैं। सट्टेबाजी वाले बाजार में मांग का नियम लागू नहीं होता, क्योंकि शेयरों का मूल्य जितना अधिक होगा उनकी मांग भी उतनी ही अधिक होगी, तथा शेयरों का मूल्य यानी दाम गिरने पर उनकी मांग भी गिर जाएगी। यानी दोस्तों अगर शेयरों के प्राइस ज़्यादा होंगे तो उसकी जो डिमांड होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर शेयरों के प्राइस जो हैं वो कम होगी तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि शेयर मार्केट में इसका रूल लागू नहीं होता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस मांग के चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे मांग की लोच यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए तो। और दोस्तों अपने फ्रेंडों में इसे शेयर कर दें, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे पेपर होने वाले हैं, जो कि आपको अगर आपने ये सब पढ़ लिया तो आपके ज़्यादातर नंबर आप अचीव कर लेंगे। और अगर आपने नोट्स को एक बार रिवाइज अच्छे से कर लिया तो आप पेपर्स को बहुत अच्छे से दे कर आएंगे। तो चलिए दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके आराम से नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर उसके PDF प्रोवाइड करा दिए जाएंगे।